सविता, सोनिका और निशा, मधु। ठीक है, आज जो हमने कुछ अपने एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आई होप ये एमसीक्यू नहीं है, हम इनको वन लाइनर बोलेंगे क्योंकि मल्टीपल चॉइस आपको दी नहीं है। थोड़ा सा हम डिक्टेट भी करेंगे और डायरेक्ट आंसर्स भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, डैश इज नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो कल भी मैंने आपसे बात की थी इस बारे में कि वहां पे राइबोसोम के बारे में बात आई थी कि उसके अंदर क्या, जब हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो इसमें ऑप्शन में ऑब्वियसली आपको दिया होगा कि क्या नहीं होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो जो जो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा ना, वो उसमें दिया होगा। ऑप्शन में आपको सेंट्रियोल दिया होगा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। आप कह सकते हो सेल वॉल भी प्रेजेंट हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन सब कुछ प्रेजेंट होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम 70S नहीं होगा। अब देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ट्रिकी है। फर्स्ट, अगर आपको डायरेक्ट पूछा है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होगा, तो वो आपका 70S। ठीक है, 70S राइबोसोम जो वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं है। वैसे तो आप यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हो, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम होता है, पर किसके अंदर होता है? अगर वो डीपली पूछेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपका जो 70S राइबोसोम है वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा 70S। लेकिन इन्होंने पूछा है यूकैरियोटिक सेल, पूरा सेल पूछा है, तो सेल के अंदर जो है 70S राइबोसोम नहीं होगा। ठीक है, ओके। और अगर हो सकता है ये भी पूछ सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है क्या नहीं होता है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, नहीं उसके अंदर वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक में वो चीजें प्रेजेंट नहीं होती, सेल ऑर्गेनेलिज वगैरह, तो यूकैरियोटिक में वो प्रेजेंट है। लेकिन अगर नहीं की बात कही है तो राइबोसोम 70S जो है वो थोड़ा डबल मीनिंग वाला आंसर है, बट है कि यूकैरियोटिक सेल के बारे में है। वैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो दो ऑर्गेनेलिज हैं उनके पास तो होता है। फिर है टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन अमीबा आर कॉल्ड। जब से टैट शुरू हुआ है तब से ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, अभी भी पूछते हो क्या पता। तो अमीबा के ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उनको हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया, है ना, ऐसा होता है कुछ, है ना। तो ये जो है दीज आर कॉल्ड एज सूडोपोडिया, और सूडो होते हैं झूठे, पोडियम मींस पैर, झूठे पांव है, क्योंकि ये अमीबा की कोई शेप नहीं होती, वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। और क्यों? जिस तरफ को उसने मूवमेंट करनी है पोडिया, वो उसी तरफ को बनाता है। अगर उसको फूड दिखता है अपना किसी तरफ को, उसी तरफ को अपने वो पोडिया बना लेगा, इसलिए उनको सूडोपोडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड। जो ब्लड का फ्लूइड मीडियम है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज प्लाज्मा। ठीक है, जो उसमें लिक्विड है, जो आपका थिक मीडियम है, सॉलिड जो उसमें है वो आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होंगे, और जो लिक्विड जैसा रहेगा उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो है वो कलर्ड नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। जब उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो रेड जो है आपका जो डिपॉजिट है वो अलग हो जाता है और प्लाज्मा अलग हो जाता है। ठीक है, डायटम द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस बिलोंग टू क्राइसोफाइटा। ये जब हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो मैंने आपको बताया था, वहां पे लिखा था ना चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस कौन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दो बन जाएंगे। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस आर, कौन है? डायटम्स। दूसरा, डायटम्स किसको बिलोंग करते हैं? क्राइसोफाइट्स, वो क्राइसोफाइटा को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे क्राइसोफाइट्स है, डिनोफ्लैजलेट्स है। डिनोफ्लैजलेट्स के सिर के ऊपर दो फ्लैजला लगे होंगे, और वो है आपके गोनुलेक्स वगैरह, है ना, जो रेड टाइड कॉज करते हैं, वो है आपके डिनोफ्लैजलेट्स, और ये क्राइसोफाइटा। फिर है आपका फ्यूकोक्सेंथीन। क्वेश्चन नंबर 65, फ्यूकोक्सेंथीन इज फाउंड इन, किसमें होता है फ्यूकोक्सेंथीन? आगे आंसर दिया है, पता है ना आपको किसमें प्रेजेंट होता है, किसका पिगमेंट है वो? सबको पता है ना? हाँ, अनम्यूट कर दिया करो, हाँ कर दिया करो, है ना। ब्राउन एल्गा का है ना, ब्राउन एल्गा में जो ब्राउन कलर का पिगमेंट है वो फ्यूकोक्सेंथिन की वजह से आ रहा है, और जो रेड एल्गा में है वो फाइकोएरिथ्रिन की वजह से आ रहा है रेड कलर का पिगमेंट। और एक क्लोरोफाइसी है, जो आपका ग्रीन एल्गा है उसमें ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से है। ठीक है, तो ये 3 पिगमेंट है। यहाँ पे फ्यूकोक्सेंथिन पूछा है, हो सकता है अभी जो आपका क्वेश्चन आया यहाँ पर ऐसे पूछा जाए, आर फाइकोएरिथ्रिन इज फाउंड इन, तो आपके ऑप्शन में ब्राउन, ग्रीन सब दिए होंगे और एक रेड भी दिया होगा, तो अपना रेड एल्गा लिखना है। हो सकता है ऑप्शन में आपको
रेड एल्गा की जगह उनकी क्लासेस दिए हो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो आपने रोडोफाइसी टिक करना है। हो सकता है ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट नेम दिया हुआ हो, ठीक है। तो ब्राउन एल्गा की जगह उनके नाम भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर और टफ करना उनको लेवल, तो वो नाम के ऊपर भी जा सकते हैं, डायरेक्ट नेम। Which of the following is called amphibian plant kingdom? Moss। आप देखो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियन को प्लांट किंगडम। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा अलग पूछ लिया। अब उन्होंने फाइलम के नाम नहीं दिए, एल्गा, ब्रायोफाइट्स, ऐसे उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल दे दिया। मॉसिस सीधा, हो सकता है वहां पे लीवर बोट ना डाला हो, है ना। तो उन्होंने ऑप्शन में एक एल्गी दे रखी होगी, दो की एल्गी दे रखी होगी, एक आध आपका टेरिडोफाइट का नाम दे रखा होगा, टेरिडो। तो यहाँ पे मॉस जो है वो हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। लाइकेंस हैव द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच है, एल्गा एंड फंजाई के बीच में। तो कल और क्वेश्चन जो है कल एक और डिस्कस हुआ था, फंजाई के कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, फंजाई किस क्लास की होगी यहाँ पे, अगर होगी तो। फंजाई कौन सी क्लास की होगी, किस क्लास को बिलोंग करेगी, याद है कुछ, कल ही तो किया हमने क्वेश्चन। एस्कोमाइसीट्स या बेसिडियोमाइसीट्स, ठीक है। कौन सी क्लास वाली फंजाई होगी, या फिर एस्को होगी या बेसिडियो होगी। और मोस्टली कहते हैं वो एस्को वाली होती है, बेसिडियो की कम ही होती है। अगर आप कल मैंने ये बताया था कि ऑप्शन में दोनों होंगी तो दोनों टिक करनी है, और अकेली होगी तो एस्को को टिक करना, ठीक है। विच इज फाउंड इन स्पॉन्जेस ओनली, तो स्पॉन्जेस के ऊपर ये क्वेश्चन आया था कि उसके ऊपर क्या होते हैं, न्यूमरस इनलेट होते हैं। इनलेट क्या होता है, अंदर जाने के लिए, न्यूमरस बहुत सारी जगह, क्यों आपने स्पॉन्ज का डायग्राम ऐसे पढ़ा होगा, ऊपर जो अपर कुलम लगा होता है, तो यहाँ पे जिनको वो न्यूमरस इनलेट है। और इन न्यूमरस इनलेट्स को क्या कहते हैं, क्या नाम होता है न्यूमरस इनलेट्स का, क्या कहते हैं न्यूमरस इनलेट छेदों को क्या कहते हैं, ओस्टिया मैम, ओस्टिया, ऑस्टिया, ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ऐसे भी हो सकता है, और या फिर आपको पूछा जाएगा कि स्पॉन्जेस में न्यूमरल इनलेट्स को क्या कहा जाता है, दैट इज ऑस्टिया। अमंग फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड व्हिच हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट। देखो ये जो क्वेश्चन आया था आपका, ये गलत आया था। अब बोलो क्यों गलत था, बताओ मुझे। मैम क्रोकोडाइल में 3 चैम्बर्स होते हैं। इसका आंसर जो था क्रोकोडाइल था, है ना। क्रोकोडाइल का चैम्बर 3 हार्ट होता है। क्रोकोडाइल का हार्ट कितने चैम्बर होता है, 4 उपेक्षा है ना, 4 चैम्बर। तो ये क्वेश्चन ही गलत था, आपको क्वेश्चन ये था, एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत था उसमें, ये वाले टैट में मैंने पढ़ा था। क्वेश्चन यहाँ पे होना था अमंग, इनमें से, इन चारों में से किसका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, ये क्वेश्चन था इसका, गलत पूछा गया था, ये मैंने देखा था। 4 चैम्बर्ड हार्ट किसके पास है, क्योंकि लिजर्ड भी एक आपकी रेप्टाइल्स में है, क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल है, ये भी रेप्टाइल है, फ्रॉग आपका एम्फीबियंस है। इन सब के हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है, ये सब 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले हैं। ओनली एंड ओनली जो क्रोकोडाइल है वो आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला है। तो क्वेश्चन अगर 3 बोलोगे तो आपके ऑप्शन तो 3 है आपके पास, किसको टिक करोगे, तो क्वेश्चन था 4 चैम्बर। ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आपने उसका एग्जैक्ट आंसर ही टिक करके आना है, क्योंकि क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी हो सकती है, आंसर में नहीं होगी। तो वो अपना वो आंसर जो वो रिवाइज कर देते हैं, अपने आंसर ठीक ठीक करके आना है, ठीक है। वैसे तो मिल जाते हैं आंसर, क्वेश्चन गलत था लेकिन फिर भी अपनी तरफ से। तो क्वेश्चन इसका 4 चैम्बर हार्ट के ऊपर था। 3 तो इन सबके पास होते हैं, देखो आंसर फ्रॉग दिया है, कैसे हो सकता है फ्रॉग में, स्नेक का भी तो 3 होता है, लिजर्ड का भी 3 है, क्रोकोडाइल ही है ओनली 4 चैम्बर हार्ट वाला। पाइनएप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि पाइन एप्पल जो है वो किसका, एग्रीगेट फ्रूट का, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। में जो है फ्रूट जो है वो इकट्ठा, वो पाइनएप्पल आपको इतना बड़ा दिखता है, वो अकेला फ्रूट नहीं है, जो उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके वो चिपके हुए होते हैं ना, ऐसे 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 करके बना रहे हैं उसकी पूरी शेप को, वो अकेले अकेले एक तरह से फ्रूट है अंदर वो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि वो एक एग्रीगेट फ्रूट है, इकट्ठा हुआ एक फ्रूट है।
फाइलोटैक्सी रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स रेफर्स टू, ऑप्शन में आएगा तो उसमें फाइलोटैक्सी लिखेंगे। और द फाइलोटैक्सी क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द प्लांट इज नोन एज फाइलोटैक्सी। नेजल ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है आपका, उसमें जो है जो साइटोप्लाज्म है, ये डेंड्राइट्स हैं उसके, साइनेप्टिक नोड है, तो इसमें जो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, इसमें आपके नेजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेजल ग्रैन्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेजल ग्रैन्यूल्स बहुत बार पूछते हैं। नेजल ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, सीलिया एंड फ्लैजेला हैव बोथ, क्या अरेंजमेंट होती है सीलिया और फ्लैजेला की, 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट क्या है, देखा होगा, वो ऐसे ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं आपस में, है ना, तो बाहर की तरफ जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें जो है वो 9 जुड़े होते हैं, वो और वो डुप्लेट की फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। बाहर 9 ये होंगे पेयर और अंदर 2 होंगे, ठीक है। इसको कहते, तो बाहर वालों को 9 और अंदर जो 2 है, जो रेडिली अरेंज है आपके, उनको हम सेंट्रली अरेंज है आपस में, और ऊपर वाले जो है वो रेडिली अरेंज है बीच वाले से, इसलिए इसको कहते हैं हम 9+2 अरेंजमेंट, जब आप सीलिया फ्लैजेला का सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। मोनोसेक्राइड्स आर बॉन्ड टुगेदर बाय, उनके बीच मोनोसेक्राइड्स के बीच क्या बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स, एक मोनोसेक्राइड तो अकेला हुआ, जब 2 मोनोसेक्राइड जुड़ जाएंगे तो उनके बीच की क्या बॉन्डिंग है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और 2 मोनोसेक्राइड बनके क्या बनेंगे, डाइसेक्राइड, और डाइसेक्राइड जो बहुत सा अगर उससे भी ज्यादा जुड़ेंगे तो वो हो जाएंगे पॉलीसेक्राइड। अब इसमें एग्जांपल आते हैं कि मोनोसेक्राइड का कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा, डाइसेक्राइड का एग्जांपल दे दिया जाएगा, और फिर पॉलीसेक्राइड का भी एग्जांपल। पॉलीसेक्राइड जैसे आपके आते हैं स्टार्च वगैरह जो है सेलोज, ये पॉलीसेक्राइड्स आपके, और मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड को एग्जांपल दो। जो आपकी सुक्रोज है वो क्या है, मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड, ठीक है। और ग्लूकोज आप जो सिंपल होगी दैट इज मोनो, तो ग्लूकोज आपकी जैसे मोनोसेक्राइड है, तो जो डाइसेक्राइड है वो आपकी जो है, और कभी कभी आगे क्वेश्चन और भी इलेबोरेट करके पूछ लिया जा सकता है कि डाइसेक्राइड है तो किसकी शुगर से बनी हुई है, ठीक है। फिर आता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर H2O, तो प्योर H2O का देखो आपने क्वेश्चन वो पढ़ा होगा, जब वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो जहां पे वो अगर वो दोनों की तरफ की जो कंसंट्रेशन वो बराबर है, कोई हाई और लो जो है वो नहीं है, बराबर है, जितना वाटर कंसंट्रेशन जो है वो बाहर प्रेजेंट है सेल के, उतनी ही सेल के अंदर प्रेजेंट है, कोई सेल है ना उसके सेल की बाहर की प्रेजेंट, तो हम बराबर है, तो हम इसको कहेंगे वहां पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ वाटर जो है वो 0 होगा। जहां पे जो है सेल में ज्यादा है और बाहर कम है, सेल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कम है, तो आपका जो है वो आपका माइनस में चला जाएगा, और अगर उसमें बाहर वाले में ज्यादा है अंदर वाले में कम है तो आपका जो है वो नेगेटिव और इसमें रह जाता है, माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में, और जो अगर बराबर है तो आपका 0 रहता है वाटर पोटेंशियल। अमंग कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर विच एलिमेंट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो इसमें जो है ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो आपके प्लांट, ये देखो न्यूट्रिएंट्स 20 के 20 जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके जो है वो प्लांट्स को हमेशा चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं है। माइक्रो का मतलब ये नहीं कि कभी चाहिए कभी नहीं, लेकिन माइक्रो होते कि चाहिए इसको रोज है लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, दैट इज। और मैक्रो जो है वो उनको लार्ज कर, जैसे NPK, सोडियम, हाँ नाइट्रोजन, पोटाशियम, जो है फास्फोरस, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये उनको जो है प्लांट को ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा चाहिए होते हैं, उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। और ये आपके इसमें जो है और ये भी आगे आपके मैक्रो, कैल्शियम भी, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी मैक्रो है, कॉपर इसमें माइक्रो। रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, किसमें, S स्टेज में, है ना, और इसको हम सिंथेसिस स्टेज भी कहते हैं, S से सिंथेसिस, सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। अब है RQ ऑफ जो है कार्बोहाइड्रेट इज फिजिकल टू 1, RQ ये भी पूछा जाता है, प्रोटीन्स का भी पूछा जाता है, फैट्स का भी पूछा जाता है,
तो कार्बोहाइड्रेट्स का RQ जो है वो होता है 1। याद कर लेंगे, प्रोटीन का भी और फैट्स का भी। The net yield of ATP during aerobic respiration. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ जहां पे कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है किसका, जो आपने जो है कार्बोहाइड्रेट्स का जो आपने फूड सोर्स जो भी लिया है उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है। तो कहता है उसका आधे से आधे जितना भी ब्रेक डाउन हो उसमें नेट जो है एटीपी यील्ड कितनी हुई उसको कहते हैं आपका, वो है आपकी 38 एटीपी। यानी सबसे पहले साइटोप्लाज्म में होगी, साइटोप्लाज्म में कौन सी साइकिल चलती है सेल की, ग्लाइकोलिसिस, अच्छा काम नहीं करता है ना। ग्लाइकोलिसिस जो है वो कोई मैडम की बोलने की बात तो आपको लगता है ना कि मैम गलत बोल रही है तो मुझे टोकना है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में चलती है, ठीक है, सेल में जो साइटोप्लाज्म है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्रब साइकिल चलती है, पता है ना, क्रब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, ठीक है। तो जो सेल में जो आपका कार्बोहाइड्रेट गया है, जो फूड सोर्स गया है उसकी ब्रेकडाउन ग्लाइकोलिसिस से लेकर कार्बोहाइड्रेट तक खत्म हो, क्रब साइकिल तक खत्म होने को आप पूरा कहेंगे आपका, ये हुआ आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब तक आप ग्लाइकोलिसिस तक रहेंगे तो वो हाफ ब्रेक डाउन होता है, उसमें सिर्फ जो है वो आपकी ग्लाइकोलिसिस जो है वो पायरुविक एसिड तक खत्म हो जाता है। इसमें पायरुविक एसिड बनता है नहीं, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट। तो Yes, और ma'am. बाकी का जो है ना, और बाकी का जो ब्रेक डाउन होगा वो आपका क्रब साइकिल में चलेगा। तो इसमें ग्लाइकोलिसिस क्रब साइकिल जितनी भी एनर्जी यील्ड हुई है वो आपको टोटल देना है, दैट इज 38 एटीपी। अगर आप उसकी साइकिल को अच्छे से पढ़ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 38 एटीपी वाला जरूर पूछते हैं साइकिल में, ठीक है। और नॉर्मली क्वेश्चन आपका टेट लेवल के लिए अगर ये भी आ सकता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है और क्रब साइकिल कहाँ होती है। और कल मैंने इसके ऊपर ये भी बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में जो पूछेंगे पोस्ट प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, कौन सा जो है आपका एंजाइम जो कौन सा इसमें ग्लाइकोलिसिस जितने भी स्टेप हैं उसमें कौन सा है जो नॉन रिवर्सिबल है। एक बार आया था ये सेट लेवल में, तो सेट और कभी कभी होता है नीचे लेवल में पूछ लेते हैं, सारे उसके जो है वो रिवर्सिबल है, एक स्टेप उसमें बीच में जो वो इरिवर्सिबल भी, वो वापस नहीं होता, ठीक है। तो ये है आपके एरोबिक रेस्पिरेशन। एक्रोमेगली इज ड्यू टू ओवर सिक्रेशन, एक्रोमेगली क्या है, बहुत हाइट बढ़ जाना, acromegaly. Acromegaly is due to the over secretion of GH after growth hormone after adolescence. कि adolescence के टाइम पे जो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है वो आपकी हाइट को डिफाइन करता है, लेकिन adolescence के बाद भी कहता है ग्रोथ हार्मोन जो है ओवर स्प्लिट होता जाए तो हम एक्रोमेगली के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। Among spider, honeybee, crow, earthworm, which one has capacity to reproduce without fertilization of egg? वेरी मतलब बेसिक क्वेश्चन है ये आपका। स्पाइडर, हनी बी और काऊ अर्थवॉर्म में कौन सा जो है वो एग जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो क्रो तो हो ही नहीं सकता विदाउट फर्टिलाइजेशन, कभी सुना नहीं। अर्थवॉर्म में भी हम जो है उनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन पढ़ते आए हैं, तो आपस में जो फर्टिलाइज होते हैं, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन की बात ही नहीं है। स्पाइडर के बारे में भी नहीं सुना। एक हनी बी है जो आपकी विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उनमें मेल जो होता है वो इनफर्टाइल होता है, ठीक है। अब है फिलीफॉर्म अपरेटस अकर्स इन, अब हमने फिलीफॉर्म अपरेटस स्ट्रक्चर किसमें होता है, साइनर्जिड में। कल हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, यहाँ पे आपके 2 साइनर्जिड होते हैं और एक एग सेल होता है, तो इनके ऊपर यहाँ पे जो है वो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। अच्छा ये यहाँ पे ऐसे 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 करके, अब मुझे ये बताओ फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या काम होता है, क्या काम होता है फिलीफॉर्म अपरेटस का। फिलीफॉर्म का काम होता है टू अट्रैक्ट द पोलन ट्यूब, टू अट्रैक्ट द पोलन, जो पोलन आएगा वो उनके हेड के ऊपर यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर यहाँ पे आके ठहर जाएगा, ठीक है। अब वो उसको अपनी तरफ के ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो
और ये फिलिफॉर्म उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। व्हाट आर फिलिफॉर्म apparatus? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और फिलिफॉर्म apparatus के अंदर वो चला जाएगा और वो सिनर्जिड क्या करेंगे, उस पोलन ट्यूब के लिए रास्ता देंगे। तो पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर होती आएगी, तो सिनर्जिड्स का ये काम होता है और फिलिफॉर्म apparatus का काम होता है अट्रैक्ट करना। द क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव, ये पढ़ा था हमने, आपको पढ़ाया था ये, जो है ना कि हाँ, जब हम मेंडल्स के बारे में पढ़े तो जो F1 जनरेशन है, जो पहली जनरेशन है, ये आपके पेरेंट हैं दोनों, इनके बीच जब मीटिंग हुई, गैमीट्स बने, तो ये F1 जनरेशन। जब हम F जनरेशन का पिछले वाले किसी पेरेंट के साथ जो है वो क्रॉस करवा देते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट। हाँ, वो तो आपका जो है वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है, क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव के बीच में किसी टेस्ट क्रॉस तो होता है किसी भी रिसेसिव या किसी भी पेरेंट के साथ में। चलो इस क्वेश्चन को फिर मैं देखती हूँ अभी। अब आगे पॉलीपेप्टाइड चेन एंड्स एट कोडोन, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है आपकी, जो चेन बन रही है, जब जो ट्रांसलेशन होती है mRNA से आपके अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है